बात चल रही थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण में असमीकरण की। दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरणों में ये समीकरण तक की बात तो अपनी कंप्लीट हो गई थी और अब इसमें बची थी सिर्फ ये असमीकरण। समीकरण तक का काम कंप्लीट हो गया है, अब अपनी असमीकरण बची है। अब आज अपन पढ़ेंगे इन असमीकरणों के बारे में कि असमीकरणों को कैसे हल किया जाता है, उनका ग्राफ भी हल कैसे निकाला जाता है, और सबसे पहली बात तो ये है कि ये असमीकरण होती क्या है, बनती कैसे है, इस चीज को अपन देखेंगे। देखो, अपन ने समीकरण पढ़ा था, तो समीकरण जब पढ़ा तो मैं जैसे एक दो समीकरण लिखता हूं। एक तो मैंने ये लिखा कि 3x + 2 = 0, और एक में लिखता हूं कि 3x + 2y + 5 = 0। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि ये जो ऊपर वाला समीकरण है वो तो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? क्योंकि चरराशि की अधिकतम घात 1, और नीचे वाला जो समीकरण है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, सेम वैसे ही एक चर वाली असमीकरण भी होती है और दो चर वाली असमीकरण भी होती है। अब ये असमीकरण बनती कैसी है? देखो, अपन ने छोटी क्लासों में ये पढ़ा था कि जैसे मैं ये लिखूं कि 3, ये निशान लगाया और ये लिखा 2। ये निशान क्या बताता है? ये बताता है कि 3 है वो 2 से बड़ा है। किसको बता रहे हैं? बड़े को। बड़े का मतलब क्या हो गया? इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं ग्रेटर देन। कैसे पढ़ेंगे? 3 > 2, कि 3 है वो 2 से बड़ा है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। उल्टा कैसे? अगर मैं ये कहूं कि कोई जरूरी थोड़ी अपन ये पढ़ेंगे 3 है वो 2 से बड़ा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 है वो 3 से छोटा है। तो इस निशान को देखने पर अपन क्या बता रहे हैं कि जैसे ये निशान बनाया, अब इस निशान में ये जिधर 2 मुंह रहते हैं, ये तीर वाले 2 मुंह रहते हैं, उधर वाली संख्या तो रहती है बड़ी, और जिधर ये एक तीर का निशान रहता है उधर वाली संख्या रहती है छोटी। ये ध्यान रख लेना इसे, है ना। देखो, इसी को समझा, जैसे अपन ने अभी भी कहा कि 3 है वो 2 से बड़ा है। 3 बड़ा था तो बड़े की तरफ 2 निशान, 2 छोटा था तो 2 की तरफ 1 निशान। ये जो निशान है, ये निशान अगर किसी समीकरण में लग जाते हैं, ये निशान अगर समीकरण में इन बराबर की जगह लग जाते हैं तो वो किसका रूप बन जाते हैं? असमीकरणों का। कैसे बन जाते हैं? जैसे मैं वो 2-3 चीजें लिखता हूं। एक तो मैंने लिख दिया x > 3, एक मैंने लिख दिया x + 2y -4। दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर 2 समीकरण थे, नीचे वाली 2 असमीकरण हो गई। कैसे हो गई असमीकरण? क्योंकि इनमें तो बराबर में 0 था, इसलिए समीकरण का काम कर रहे थे, और इनमें बराबर का निशान नहीं है। बराबर का निशान नहीं होकर के इनमें वो ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले वो निशान आ गए। तो जैसे ये निशान लगते हैं तो वो किसका रूप बन जाता है? असमीकरण का। तो इन्हीं को अपन असमीकरण बोलते हैं। अब ये निशान देखो कैसे कैसे लग सकते हैं। एक तो ये निशान लगता है कि 3 है वो 2 से बड़ा है। इसको अगर मैं उल्टा लिखूं कि 2 < 3, कि 2 है वो 3 से छोटा है, तो देखो एक तो ग्रेटर देन का निशान हो गया, एक लेस देन का निशान हो गया, और इसके साथ में एक निशान और लगा हुआ आता है ऐसे नीचे की तरफ। सेम टू सेम लेस देन के भी लग जाता है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो निशान है वो किसको दर्शाता है? बराबर को दर्शाता है। कैसे? जैसे मैं एक लिख के बताता हूं कि मैंने लिखा x > इक्वल का मतलब बराबर को दर्शा रहा है। ये क्या कह रहा है कि x का मान जो है वो इस 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। समझ में आई? अगर मैं देखो इसको अकेला ये लिखता कि x > 2, इसका मतलब तो क्या हुआ कि x है वो 2 से सिर्फ बड़ा ही है, पर ये मान क्या बताता है कि x का मान है वो 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। अब अगर इसमें देखें तो इसमें x का मान 2 हो सकता है, क्योंकि इसने क्या कहा कि वो 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है, पर इसमें x का मान है वो 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यही कहता है कि x का मान 2 से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब x का मान 3, 4, 5 आगे कुछ भी हो सकता है, पर 2 नहीं हो सकता।
2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इक्वल का निशान नहीं है। तो जहां ये इक्वल का निशान हो जाता है उसमें वो वाला मान भी शामिल किया जाता है, और नहीं लगा हुआ रहता है उसमें वो वाला मान शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसे रूप बन जाते हैं तो ये रूप कहलाते हैं असमीकाओं के रूप, जैसे मैंने इधर लिखा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो इसमें एक चर है, कौन है? x, और इसमें 2 चर है, एक तो x है और साथ में कौन है? y है। ये अकेला चर होने के कारण ये तो हो गई एक चर वाली रैखिक समीका, असमीका, और इसमें 2 चर होने के कारण ये हो गई 2 चरों वाली रैखिक असमीका। तो ये असमीकाओं का रूप होता है, ये समीकरण का रूप होता है। समीकरण में तो क्या लिखा हुआ रहता है? बराबर में 0, और असमीकाओं में ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ये निशान काम में आ जाते हैं, बराबर नहीं होता है। समझ में आ गई? तो ये रूप होता है असमीकाओं का रूप। अब इन असमीकाओं को हल कर, देखो अपन ने जब समीकरण पढ़े तो समीकरणों में उन्होंने अपन ने उनकी हल की प्रकृति निकाली थी, युग्म कैसा था और उनका ग्राफ भी हल निकाला था। 3 चीजें निकाली थी। असमीकाओं में ऐसा कुछ नहीं करना है। असमीकाओं में अपन सिर्फ क्या करेंगे? उसका आलेखीय हल या सिर्फ ग्राफ ये हल ही प्राप्त करेंगे, उनकी प्रकृति का पता नहीं लगाना है। तो अब अपनी बात आती है असमीकाओं पर कि असमीकाओं को अपन हल कैसे करेंगे। तो असमीकाओं को हल देखो कैसे करते हैं। तो एक अपन प्रश्न लेकर के चलते हैं, कोई सभी में से ले लेंगे और उस प्रश्न के हिसाब से अपन असमीकाओं को हल करते हैं। फिर सभी में असमीकाओं को हल करने का वही तरीका रहेगा, उसी तरीके से अपन अपने किताब के प्रश्न करेंगे। तो इनमें से कोई एक उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा अपन उसको क्या करते हैं? पहले हल करते हैं। तो देखो इनमें से कोई एक प्रश्न अपन ने ले लिया असमीकाओं का। देखो तो असमीका तो समझ गए नहीं कि कैसे बनती है, कि बराबर नहीं होकर के ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इनके मान होते हैं तो वो असमीका कहलाती है। तो असमीकाओं को हल कैसे करते हैं? देखो पहले मैं ले लेता हूं एक चर वाली असमीका, है ना। एक चर वाली ले ली, जैसे मैंने ये कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल 2, ये अपनी बुक्स का भी प्रश्न है, ठीक है। इसी को अपना हल करते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो चर पता लगोगी, ये एक चर वाली है या 2 चर वाली। देखो x एक अकेला चर था और अकेला चर होने के कारण ये एक चर वाली असमीका हो गई। अब इसको हल कैसे करते हैं? देखो हल जब करेंगे तो असमीका कभी भी असमीका के रूप में हल नहीं होती है। तो कैसे हल होती है? असमीका को हल करने के लिए उसको समीकरण के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब समीकरण में कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना, यहां पर जो भी निशान रहते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो भी निशान रहते हैं उन निशानों को तो अपन यहां से हटा देंगे और हटा करके उसकी जगह बराबर का निशान लगा देंगे। जैसे ही बराबर का निशान लगाएंगे वो किसका रूप बन जाएगा? समीकरण का रूप। तो ये देखो समीकरण, इसको मैंने असमीका नंबर 1 नाम दिया। अब तक तो ये असमीका ही है। मैं क्या करता हूं? इसको समीकरण में बदलता हूं। तो लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, देखो ये लाइनें हैं वो याद रख लेना। ये लाइन, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल काम ज्यादा है, अपना निकालने का काम बहुत कम रहेगा। कैसे कैसे लिखते हैं वो आप देख लेना, ठीक है। एक एक काम करते जाएंगे, वो अपन लिखते जाएंगे। ज्यादातर अपना काम लिखने का, इसमें सोल्व करने का काम कम है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अपनी असमीका थी। इस असमीका को अपन समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो अभी भी मैंने क्या कहा कि क्या करते हैं कि जो भी निशान रहता है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं? बराबर। तो क्या लिख दिया अपन ने? x बराबर 2। ये एक चर वाली थी। अब x बराबर 2, देखो इसका कोई हल नहीं हो सकता, ये जितनी है वो हो चुके, इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ये एक चर 2 चर वाली में हल भी होगा, वो कैसे करेंगे? जब 2 चर वाली पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ मैं एक चर वाली असमीका बता रहा हूं, ठीक है। x बराबर 2, ये x बराबर 2 क्या बताता है? ग्राफ में चलो, ये जो समीकरण का हल आता है ना, इसको ग्राफ में निरूपित करना है। ग्राफ में निरूपित करते हैं। देखो मैंने इधर एक ग्राफ पेपर बना दिया, जैसे यहां, ठीक है। ये वाली x कौन सी होती है? xx। ये वाली x कौन सी होती है? yx। प्लस वाली और माइनस वाली मैंने बता रखा है। मान अपन निरूपित कर लेते हैं। जहां करते हैं वो तो मूल बिंदु हो गया, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इधर x के मान चलेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर y पर 1 और इधर 2। माइनस वाले सारे मान लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो इतना सही हल है, इसमें माइनस का कोई है नहीं, तो माइनस वाले मान नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा। अब ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि x बराबर 2, मतलब x का मान कितना? 2। चर राशि कौन थी इसमें? x।
y का कहीं नाम नहीं आया, नाम नहीं आया मतलब y का मान क्या हो गया 0। तो y का मान तो 0 और x का मान कितना 2, तो y का मान 0 का मतलब y पर तो जाना ही नहीं है, सिर्फ किस पर जाना है x पर, और x का मान कितना है 2। तो ये बिंदु अपने को मिल गया, बस एक ही बिंदु, एक चर वाले में एक ही बिंदु मिलेगा, मिल गया x बराबर 2। अब इसके ग्राफ बनानी है, अब इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, y का मान तो हो गया 0, x का मान कितना हो गया 2। तो जब इसके ग्राफ बनाते हैं तो एक चर वाले में जहां अपने को ग्राफ मिला, जैसे ये बिंदु मिला, तो अपन क्या करते हैं, अपना स्केल और पेंसिल लेकर के और यहां से एकदम एक सीधी रेखा गुजार देते हैं जो 2 से गुजरती है। ये इसका ग्राफ बन गया, समझ में आई। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो और इस असमीका से एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जब भी अपने पास असमीका में चर राशि x दी हुई रहती है, कि जब भी असमीका में चर राशि अपने पास x दी हुई रहती है, तब जो ग्राफ बनता है वो y अक्ष के समांतर बनता है। समांतर है, देखो y अक्ष ऐसे गुजर रही है और ये जो बिंदु मिला था उसकी ग्राफ बनाई तो वो भी ऐसे ही गुजरी। तो जब भी अपने पास चर राशि यहाँ पर x होती है तब तो ग्राफ कैसा बनता है, y अक्ष के समांतर बनता है। और यहाँ चर राशि मान लो x नहीं होकर के y आ गई, जैसे मैंने लिख दिया y ग्रेटर देन इक्वल 3, इसके ग्राफ बनाएंगे। अब इसकी ग्राफ बनाएंगे तो देखो वही काम करोगे, आप समीकरण में बदलोगे, समीकरण में बदलोगे तो आपके पास आएगा y बराबर 3। इसका ग्राफ बनाओगे तो x पर तो जाना ही नहीं है, y पर जाओगे y का मान 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, आप एक सीधी रेखा बना दोगे। तो अगर इसकी सीधी रेखा बनाओगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जब चर राशि का मान y होगा तब जो ग्राफ बनेगा वो x के समांतर बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात। तो ध्यान रखना कि जब भी अपने पास चर राशि x रहती है तब तो y x के समांतर ग्राफ बनता है, और जब अपने पास चर राशि y रहती है तो जो ग्राफ बनता है वो x के समांतर बनता है। एक चीज तो ये ध्यान रखना, बस इसका ग्राफ कितने बनेगा, एक चर वाली का है ना, ये तो ग्राफ बनाया। अब इनका निकलता है एक हल क्षेत्र, कि वो हल क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो हल क्षेत्र के लिए देखो 2-3 स्टेप है, वो मैं यहाँ लिखूंगा भी, और हर प्रश्न में वो स्टेप वैसी की वैसी काम में आने वाली है। क्या स्टेप थी देखो, वो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ। अपने को क्या निकालना है, इसका हल क्षेत्र। हल क्षेत्र देखो, हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, हल क्षेत्र चाहे एक चर वाली असमीका हो या फिर चाहे 2 चर वाली असमीका हो, दोनों के लिए अपन वही तरीका काम में लेंगे, है ना। हल क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक। अब मूल बिंदु के निर्देशांक पहले मैंने आपको बताए थे, कितने होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, 0 0। कि जो भी मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक आप इस असमीका में रखें, समीकरण में नहीं रखने, किस में रखने, असमीका में। तो क्या लिखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका में रखने का, है ना। असमीका कौन सी, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, x का मान भी कितना 0, y का मान भी कितना 0। अब इधर देखो अपने पास तो एक ही x, y का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी x और y के मान थे। इसका मतलब ये था कि आप जो मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीकाओं में रखते हो तो एक चर वाले में अकेला चर मिलेगा, 2 चर वाले में 2 चर मिलेंगे, कौन कौन मिल जाएंगे, x और y। तो उन जहां पर भी अपने को असमीका में x और y या सिर्फ अकेला x या सिर्फ अकेला y लिखा हुआ मिलता है तो उसकी जगह कितना लिखना है, 0। देखो यहाँ अकेला x था, उसकी जगह मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब x का मान कितना लिखेंगे, 0। तो इसकी जगह कितना लिख दिया, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। ये चीज मैंने लिखी, समझ में आ गई मेरी बात। ये कैसे लिखा कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक थे 0 0 वो इस असमीका में रखे, असमीका में y का मान था नहीं तो कोई जरूरी नहीं रखने की, x का मान x था, x की जगह लिख दिया 0 तो 0, बाकी वैसा का वैसा, सिर्फ x और y की जगह, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखो, मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था, है ना, अभी भी आपको बताया भी था कि ये कहा था कि 3 ग्रेटर देन 2। ये चीज क्या बता रही थी कि 3 है वो 2 से बड़ा है, मतलब जिधर 2 तीर के निशान रहते हैं वो बड़े को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है, बड़े को। अब इधर देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये चीज आपको इक्वल को छोड़ दो, आप ऐसे निकालेगा, जब हल क्षेत्र निकालेंगे तो इस इक्वल को भूल दो, सिर्फ इसी को देखो, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हुआ, 0 है वो इस 2 से बड़ा है, ऐसे पढ़ेंगे, या फिर 2 0 से छोटा है। मैंने आपको देखो इतना बता दिया है
कि जिधर दो तीर के निशान रहते हैं वो बड़े को दर्शाता है, मतलब दो तीर के निशान किसकी तरफ थे, जीरो की तरफ। तो ये आपको क्या बता रहा है कि जीरो है वो इस दो से क्या है, बड़ा है। तो बताओ जीरो कभी भी दो से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, ये बात इसकी गलत है। जीरो है वो दो से बड़ा नहीं होता है। अब बड़ा नहीं है बड़ा है, इस चीज का सर मतलब क्या हुआ, क्यों निकाल रहे हैं अपन, देखो यहां से इसका हल क्षेत्र निकलेगा। यहां क्या था कि जीरो है वो इस दो से बड़ा है, मतलब ये जो ये बात कह रहा था वो बात गलत है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो हल क्षेत्र क्या निकलेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक जब अपन इसमें रखे तो मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका को, मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। देखो समझना इस चीज को, मैंने जो लिखा है उस चीज को समझो, ठीक है। मैंने ये कह दिया था कि अपन ने जब मान रखे हैं तो ये कह रहा था कि जीरो है वो दो से बड़ा है, और इसकी बात गलत है कि जीरो दो से बड़ा नहीं होता है। नहीं होने का मतलब ये हो गया कि बात गलत सिद्ध हो गई, गलत सिद्ध हो गई। तो मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो संतुष्ट कब करते हैं सर, ये प्रश्न आ गया ना कि संतुष्ट कब करते हैं, संतुष्ट तब करते हैं जब यहां पर कही हुई बात अपनी सत्य हो जाती है। सत्य कैसे हो जाती है, जैसे मान लो ये निशान नहीं रह करके लिया आ जाता कि 0 <2, जीरो दो से छोटा है, ये इसकी बात सही है। यहां कही हुई बात अगर सही होती है तो वो असमीका को संतुष्ट करते हैं, और यहां कही हुई बात अगर सही नहीं होती है तो वो असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं। हर प्रश्न में ये लाइन अपने को लिखनी है। तो अब जब संतुष्ट करते हैं तो क्या होता है, संतुष्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखो जब ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत हो गया। अब मूल बिंदु के विपरीत हो गया, ये क्या चीज है सर, ये चीज देखो ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु कहां पर होता है, यहां पर। अब ये अपनी ग्राफ थी, इस ग्राफ में ये जो इस लाइन की इधर वाली ये जितनी भी साइडें हैं वो सारी मूल बिंदु की तरफ है, क्योंकि मूल बिंदु की तरफ आ रहे हैं भाई, मूल बिंदु की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो मूल बिंदु की तरफ है। तो विपरीत कौन सी होगी, इस रेखा के इधर वाली। ये जितनी भी लाइनें हैं वो सारी क्या हो गई, मूल बिंदु के विपरीत। कि जहां पर जैसी भी रेखा बनती है, मान लो ग्राफ ऐसा था, ठीक है, रेखा यूं गुजर गई, ये मूल बिंदु। अब मूल बिंदु की तरफ वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली। इसके विपरीत कौन सी होगी, ऊपर वाली। समझ में आ गई मेरी बात। तो जब ये संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु का मतलब जो ग्राफ था उस ग्राफ वाली रेखा के दूसरी साइड में होगा। अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बना करके और इधर वाली पर ऐसे तीर के निशान लगा देंगे पेंसिल से, या पेंसिल से तीर के निशान नहीं लगा करके इनको यूं थोड़ा बहुत अपन रंग देंगे, ताकि पता लग जाए कि ये साइड मूल बिंदु के विपरीत वाली है। और इधर वाली साइड होती तो इधर की साइड तीर के निशान लगा देते या इधर रख देते, तब अपने को पता लग जाता कि ये मूल बिंदु के तरफ वाली साइड है। तो मूल बिंदु के विपरीत मूल बिंदु की तरफ ये कहां से पता लगता है, सारा इस यहाँ असमीका से पता लगता है। अगर संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होता है, तरफ होने का मतलब इधर तीर के निशान लगाते। ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हल क्षेत्र कहां हो गया, मूल बिंदु के विपरीत हो गया, तो तीर के निशान कहां लगे, उधर लगे। ये जो हल था वो है एक चर वाली रेखिक असमीका का है। समझ में आ गई, असमीका दी हुई है, समीकरण में बदल लो। समीकरण में बदलने के बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखो, रखने के बाद में देखो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हर क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत, संतुष्ट कर रहा है तो हर क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात। ये था इस एक चर वाली असमीका का हल, ठीक है। इस प्रकार से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी एक चर वाली होता है उन सबको इसी तरीके से हल करना है। ये लाइनें लिख लो, समझ में आ गई। अब इसको तो मिटा देते हैं। अब एक चर वाली की बात तो करते हैं अपन खत्म, और अपन किस पर चलते हैं, दो चर वाली रेखिक असमीकाओं पर अब अपन चलेंगे।